स्वागत है आपका शीतल जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। संयोग से हम लोग कुछ दिनों के बाद मिल रहे हैं और अब ये जरूरी है कि हम लोग इस वक्त जो राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति है, इसके जी, साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का मुद्दा भी शामिल है, खाड़ी में होने वाला युद्ध, जी, उसकी रोशनी में कुछ जो घटनाक्रम है उसका एक विश्लेषण करें। जी, ये जी, बहुत जी, आवश्यक है पूरी मसले को समझने के लिए, क्योंकि सारी घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। जी, जी, संसद चल रही है, वहां पर भी खाड़ी युद्ध पर विपक्ष बहस करना चाहता है, सत्ता पक्ष उसे वो बहस करने नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप हैं, हमारा पूरा निजाम बिल्कुल चुप है। हम लोगों के ऊपर जो बया बहुत बड़ा संकट आने वाला है, महंगाई का, हर तरह का, उसके बारे में सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा है। मीडिया में इस प्रकार का मुगालता फैलाया जा रहा है कि संकट में केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान है, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन इनकी सुरक्षा का दावा कितना पोला है, इस बात का पता, इस बात का पते का प्रमाण भी मिल गया है। वो ये है कि जब एप्स्टीन गिरोह के सदस्य, मैं तो बेहिचक इस बात को बोलता हूं, एप्स्टीन गिरोह के सदस्य हमारे जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने पहले कहा कि तेल और गैस के मामले में हम लोग बिल्कुल सक्षम हैं और कोई दिक्कत नहीं है। उनके कहने के कुछ ही दिन बाद गैस की कीमत बढ़ा दी गई और जो खबरें आ रही हैं, बहुत जगहों पर गैस न उपलब्ध न हो पाने के कारण बंबई के रेस्तरां बंद होने की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली में वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो सिलसिला भी दिल्ली में कभी भी शुरू हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ते से ज्यादा लगेगा, उससे पहले ही तमाम कनॉट प्लेस के और दूसरे रेस्तरां बंद होने शुरू हो जाएंगे। छोटे शहरों में भी ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक पूरा का पूरा व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार जो बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ों लोगों को रोजगार, करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, वो व्यापार कम से कम अस्थायी तौर पर ठप हो जाएगा। ये तो उस, और मैं कहता हूं कि जो संकट है हम लोगों के सामने, उसका ये बिल्कुल एक शुरुआती लक्षण है। जी, संकट कहीं ज्यादा गहरे हैं। पूरी अर्थव्यवस्था मंदी की शिकार होने वाली है, और जब जी, अर्थव्यवस्था मंदी की शिकार होगी, तो मुझे पता नहीं मोदी जी क्या सोच रहे हैं। तब देश का मतदाता मंडल ये नहीं कहेगा कि हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे, या हम लोग बेंजामिन नेतन्याहू को वोट नहीं देंगे। वो जी, यही सोचेंगे कि भाई मोदी जी को वोट दिया जाए या ना दिया जाए। जी, और फिर सवाल उठेंगे, और सवाल लगातार उठ रहे हैं कि भाई इस देश के ऊपर और दुनिया के ऊपर जो संकट आया है, उस संकट में मोदी जी की क्या भूमिका है। जाहिर है भारतीय सेनाएं वहां पर नहीं लड़ रही हैं, मोदी जी ने युद्ध का आदेश नहीं दिया है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, बिना जी, युद्ध का आदेश दिए हुए, बिना भारतीय सेनाओं को युद्ध में झोंके हुए, मोदी जी ने इस पूरे घटनाक्रम में भारत को शामिल करवा दिया है। अब ऐसी स्थिति में हमारे और आपके जैसे दो नागरिक, जिनका काम राजनीतिक विश्लेषण करना भी है, जी, क्या करें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग क्या करें? बताएं। नहीं, हम लोग एक तो ये कि ऑब्जेक्टिव विश्लेषण जो हम लोग करने के कोशिश करते हैं, जितना हम लोगों को आता जाता है उस लिहाज से, हम्म, हम्म, उस काम को जारी रखें। हम्म, चूँकि हमारे दौर में सबसे बुरा ये हो रहा है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जी चुप हैं, हम्म, उनकी सरकार भी लगभग चुप है हम्म, और वो चाहते नहीं हैं कि उनसे कोई सवाल करे और हम्म, उनको कोई उत्तर देना पड़े। हम्म, वो एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण में एक हद तक सफल है, जहाँ वो बिना उत्तरदायी हुए तमाम उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। हम्म, और हम लोग जो है नागरिक, एक लोकतांत्रिक देश के होने के नाते ये उम्मीद करते हैं कि सरकार, संस्थाएं सब उत्तरदायी हों और उनको उत्तर प्राप्त करने के जो मंच हैं, जैसे आज संसद में इस बात की बहस चल रही है कि जो हमारे स्पीकर महोदय हैं, वो जब स्पीकर चुने गए और उनको आसन पे ले जाया गया, तो वो प्रधानमंत्री जी के सामने, जो लीडर ऑफ हाउस हैं, उनके सामने तो 90 डिग्री के कोण पे झुक गए। हम्म, और जब उसी के पीछे लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े थे, उनसे वो बिल्कुल स्ट्रेट 180 डिग्री पे खड़े थे सीधे, एक ही समय में। और कुछ पलक झपकते की चित्र है ये। और इसके बाद उनका जो पूरा व्यवहार रहा, जिस पर आज बहस हो रही है, तो हम निश्चित तौर पर ऐसे समय में आपने ये जो विषय रखा है बहुत जरूरी है। अभी जो मैं सूचनाएं देख रहा हूँ, एक तो हमने वो मतलब हमारे यहाँ उस कानून का प्रयोग कर दिया गया है जो एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट है, हम्म, जो हमारा एस्मा या क्या कहलाता है, वो हमने उसका अप्लाई कर दिया है, यानी कोई होर्डिंग न कर सके, यानी खतरा है होर्डिंग का। दूसरे, बिल्कुल। हमने कमर्शियल एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया है, हम्म, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये समस्या डोमेस्टिक घरों तक पहुंच गई तो बहुत तकलीफ होगी।
डोमेस्टिक घरों की भी जो सप्लाई 21 दिन की डेट थी हमारी, उसको बढ़ा के हमने 25 दिन कर दिया है। जिन इंडस्ट्रियल इलाकों में, जैसे मोरबी गुजरात में है, जहाँ एनजी और एलपीजी के उपयोग से टाइल्स बनाने का बहुत बड़ा मतलब 1,000 कंपनी और फैक्ट्रियां हैं वहाँ, उनमें लगभग काम ठप हो चुका है। और जैसा आपने पहले बता दिया कि लगभग देश के सभी रेस्टोरेंट जो कमर्शियल एलपीजी पर चलते हैं या पीएनजी पर चलते हैं, उन सब जगहों पर तलवार लटक गई है। जिसके पास जितना अपना स्टॉक है, वो खत्म होने के बाद नया स्टॉक उनको नहीं मिलेगा। इसका कोई वैकल्पिक अरेंजमेंट नहीं है। और हमारे ये स्वनाम धन्य जो मंत्री जी हैं, जो उन्होंने 4 दिन पहले कहा था, जैसा कि सरकार का हर मामले में दावा रहता है, उसी दावे को उन्हीं के सामने अगले 2 दिनों में धज्जियां उड़ते हुए उन्हीं की सरकार के आदेश हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। और एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में ये तो उम्मीद ये है कि इस समय जब आपसे बात हो रही है, जी, एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट ये भी आया है तमाम विश्लेषकों का कि ट्रंप अब जल्दी से जल्दी इस युद्ध से पिंड छुड़ाने वाले हैं। वो किसी भी क्षण हो सकता है, आज रात भी हो सकता है और आने वाले हफ्ते में किसी भी दिन हो सकता है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें जो ऑब्जेक्टिव थे हमने हासिल कर लिए हैं। अब वो क्या ऑब्जेक्टिव तो उन्होंने जो पहले बताए थे, रिजीम चेंज था। अब उन्होंने अपने आप अपने ऑब्जेक्टिव बदल लिए हैं। और अब उनका यह है कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, और हमने उनके मिसाइल बनाने के कारखाने खत्म कर दिए, और हम जीत गए, हम घर लौट रहे हैं। सच्चाई यह है कि उनका ऑफिशियली 7वां सैनिक लौटा है लाश के तौर पर, और उनके करीब 47 लोग घायल हैं। ये सब आधिकारिक तौर पर है। अनाधिकारिक तौर पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वहां से चीजें तो बाहर आई जाती हैं। इजराइल में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उसके बहुत रोकने के बावजूद इन लोगों ने इस बार आश्चर्यजनक रूप से, इजराइल में तो भारी सेंसरशिप लगाई, लेकिन इजराइल में कम से कम 2 जगहों पर बहुत खासा नुकसान हुआ है, हाइफा में, तेल अवीव में भी, और यहाँ तक कि जो नेतन्याहू का कार्यालय है उस पर भी मिसाइल लगी, और तब से नेतन्याहू 2 तारीख से लगभग सार्वजनिक रूप से गायब हो गए, यानी बंकर्स वगैरह में चले गए, सुरक्षा की उनको जरूरत महसूस हुई। और दोनों तीनों मुहानों से युद्ध शुरू हो गया है। मतलब हिजबुल्लाह से तो सीधी सीधी लड़ाई हो रही है। आज इनका 2 सैनिक मारे गए हैं, उनके डिटेल्स आ गए हैं इजराइल के। तो कुल मिलाजुला के जो भी इनके लक्ष्य थे, उसने दुनिया के व्यापार पर भूचाल ला दिया है। कोरिया वैसा ही डूब रहा है जैसा 2008 में वो डूबा था, और उसकी दायबू नामक कंपनी और उस जैसी बहुत सारी कंपनियां एकदम बिक गई थी, जो वहां के छेबोल होते थे, मतलब मल्टी बिलियनर कंपनियां, और उनकी 1/3 अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई थी। इस बार भी धारा वही चल रही है, क्योंकि उनका 98% जो हाइड्रोकार्बन है वो यहीं से आता है, जिस खाड़ी को बंद कर दिया है, होर्मुज का जो जलनमरू मध्य है, जिसको इस लड़ाई में जो बंद हो गया है। हालांकि ईरान ने आज घोषणा की है, उनके राष्ट्रपति ने, कि हमारा उसको बंद करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन टैक्टिकली पोजीशन यही है कि बीमा कंपनियों ने वहां आने वाली किसी वेसल का बीमा करने से चूंकि इनकार कर दिया है, जो लंदन में बैठी हैं, और इस वजह से जो प्रीमियम की राशि है ऐसे जहाजों की, खतरे की वजह से मतलब लोग कहते हैं छत को छू लिया है उसने, और उसमें कोई 20 गुना ले रहा है, कोई 15 गुना ले रहा है इस परिस्थिति में। और खतरे हैं ही हैं, क्योंकि कम से कम 7 टैंकर्स पर हमला हो चुका है। और एक और समस्या है वहां, ये भी कहा जा रहा है कि खमनेई को मारे जाने के बाद और उनके साथ जो 30-40 अन्य लोगों को मार दिया गया था, उससे ईरान में बहुत सारे एरियाज में ऐसे अनडिसिप्लिन्ड ब्लॉक्स पैदा हो गए हैं वो इस समय किसी मतलब नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि जिस समय ईरान के सरकारी घोषणा यह आई कि हम पड़ोस में हमले नहीं करेंगे और क्षमा मांगी, उसके 1 घंटे बाद ही दुबई पर हमला हो गया था। तो ऐसा भी हो गया है कि वहां चूंकि उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया था अपनी फोर्सेस को, इस परिस्थिति का वो अनुमान लगा रहे थे कि उनके नेतृत्व को पहले भी मारा गया था जून में भी, तो वो फिर उम्मीद लगा के बैठे थे। वो उस पोजीशन से मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी घटनाएं अभी घटती रहेंगी, जिनको नियंत्रित करने में वो तब जब एक बार कोई ऊपर से सुलह वगैरह हो जाए, उसके बाद भी काफी समय लगेगा, और इसकी कीमत जो है सारी दुनिया को चाहे अनचाहे चुकाते रहनी पड़ेगी। जी नहीं, आपने बहुत ही
तथ्य रखे और उस इससे जो विश्लेषण किया उससे पता लगता है कि हम लोग दरअसल किस तरह के संकट में हैं। मेरी जहां तक जानकारी है कि जब तेल के कुओं में या गैस का जहां से उत्पादन होता है वहां पर एक बार उत्पादन बंद हो जाता है, किसी भी वजह से बंद हो, तो उसको आप पलक झपकते दोबारा शुरू नहीं कर सकते। बिल्कुल। समय लगता है दोबारा शुरू होने में। जी, वो बिजली की स्विच की तरह नहीं है कि जब चाहें तब उसे ऑन कर दें, जब चाहे तब उसे ऑफ कर दें आप। जी, तो अगर जब युद्ध रुक भी जाएगा, उसके बावजूद भी होर्मुज का जलडमरू मत तो खुल जाएगा, हाँ, लेकिन जो उत्पादन है, उत्पादन वैसा पुरानी स्थिति में नहीं आ पाएगा, उसमें काफ़ी समय लगेगा। बिल्कुल। इसलिए चाहे भारत में हो या दुनिया के दूसरे हिस्सों में हो, ऊर्जा का संकट लगातार जारी रहने वाला है। जी, अच्छा, ये बात सही है, भारत कह रहा है कि हमने 1 महीने के हमारे पास तेल है। इसलिए अभी पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइन नहीं लगी है, दाम अभी तेल के नहीं बढ़े हैं और ये कौन-सी प्रवृत्ति है कि भारत सरकार के इस तमाम बातों के बारे में एकाध हरदीप सिंह पुरी के बयान के अलावा कोई भी मंत्री बयान नहीं दे रहा है, कोई भी अफ़सर बयान नहीं दे रहा है। चर्चा हो रही है केवल सूत्रों के हवाले से। अखबार लिखते हैं कि सूत्रों ने बताया है कि जब तक $130 का बैरल नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे यहाँ दाम नहीं बढ़ेंगे। भाई सूत्रों के हवाले से क्यों बता रहे हैं आप? आप देश की जनता को जानकारी दीजिए अधिकृत रूप से। शायद हरदीप सिंह पुरी वाला जो फियास्को हुआ था, उससे ही लोग घबरा गए। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हम बिल्कुल ठीक है और तुरंत गैस के दाम इनको बढ़ा देने पड़े। गैस के दाम भी जो उन्होंने बढ़ाए हैं, उसके अंदर भी एक पेच है। जिस गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, उसका एक मुख्य जो इंग्रेडिएंट होता है वो प्रोपेन होता है। उस प्रोपेन के दाम दुनिया में नहीं बढ़े हैं। इसके बावजूद उन्होंने गैस के दाम बढ़ा दिए हैं ताकि मेरे ख्याल से गैस सप्लाई करने वाली जो कंपनी है मुनाफे के ऊपर असर ना पड़े। मतलब इस तरह की ये स्थिति है। तो चूंकि हरदीप पुरी ने जो बयान दिया वो बयान गलत साबित हुआ, इसलिए इन लोगों ने कोई वक्तव्य ही देना बंद कर दिया है। देश की जनता को सरकार की तरफ से एक आधिकारिक रूप से करके या प्रेस रिलीज जारी करके ये बताना चाहिए कि इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, ऊर्जा की सप्लाई की स्थिति क्या है, कुल मिलाकर हम लोग किस मुकाम पर खड़े हुए हैं, लोग कितने चिंतित हों, कितने चिंतित ना हों। वो आवश्यक वस्तु अधिनियम तो लागू कर रहे हैं, ये सब तो कर रहे हैं, बंदिशें तो लगा रहे हैं, लेकिन लोगों को स्पष्ट रूप से कुछ बता नहीं रहे हैं। ये प्रवृत्ति है जो हम लोगों ने और दूसरे मामलों में भी इनकी तरफ से देखी है। आप इस प्रवृत्ति का किस तरीके से व्याख्या करेंगे? आपने एक तो बहुत अच्छी व्याख्या की कि बिना जवाबदेही के ये अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहते हैं। ये तो आपने एक व्याख्या दी ही, लेकिन इसके साथ और भी कुछ हम लोगों को विचार करना चाहिए क्योंकि ये बड़ी विकट किस्म की प्रवृत्ति है, जो इस मामले में दिखी रही है और मामलों में भी देखी गई है। देखिए ये जब से आए हैं, तेल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा-सा उस बारे में भी आपको मतलब दर्शकों को उस पे समृद्ध करना चाहूँगा। देखिए $138 प्रति बैरल के रेट तक यूपीए के सरकार में दाम गए थे। बाद में उनके दौर में कभी वो 100 से नीचे नहीं रहे। उनको हमेशा तेल 108, 112, 118, 116, 120 इस भाव में खरीदना पड़ा। लेकिन वो उस जमाने में डीजल 48 से 55 रुपए में बेचते रहे और पेट्रोल 75 से पार नहीं गया उनका। इन लोगों ने आते ही क्या किया था, पहले ही साल में सब्सिडी इनमें से खत्म करके इसमें सब्सिडी तो एलपीजी वगैरह में थी और इनमें डीजल में थी, तुरंत खत्म करके इसको करीब 90 रुपए पे डीजल ले आए थे, 2-3 रुपए ऊपर नीचे होता रहा और 100 रुपए पे पेट्रोल ले आए थे। तो इन्होंने करीब एक 30 से 37% की वृद्धि आते ही कर ली थी पहले ही। उसकी वजह से यानी जिस रेट पर यूपीए सरकार में खरीद के क्रूड हमें रिफाइन करके मिल रहा था कंज्यूमर को, उसकी तुलना में जब इन्होंने 60 से और 82-85 कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ओके कैरी ऑन। इनके जमाने में 60 से $85 के बीच इन्होंने और एक समय में तो $52 तक भी खरीदा है और भी कम खरीदा है रूस से जो आया था, जिसको विंडफॉल टैक्स के तौर पर फिर प्राइवेट कंपनियों से थोड़ा बहुत इन्होंने उसमें से लिया। तो इतना सस्ता इनको मिला, तो इस पूरे दौरान इन्होंने काफी इससे खजाने में यानी सरकार के पास बहुत सारा पैसा गया है, पब्लिक को इसका कोई लाभ नहीं मिला। पब्लिक से तो इन्होंने एक्स्ट्रा 37% तक की वसूली की है,
तो इस वजह से ये इस चीज को अभी कुछ दिन लिंगर ऑन कर सकते हैं कि अगर इनको 100-115 तक ये क्रूड मिलता रहा, क्योंकि आज थोड़ा घटा हुआ है क्योंकि ये होर्मुज वाली खबर आई है, तो 92-93 है, लेकिन इतने तक इनको नहीं बढ़ाने की जरूरत होगी। लेकिन ये 125-30 हो जाएगा तो ये बिल्कुल बढ़ाएंगे, तब हम देखेंगे उस समय कि क्या होता है। और जो आपने बताया बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली नेचुरल गैस भी और एलपीजी भी, एलपीजी को स्टोर करने का हमारे यहाँ कभी हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। एलपीजी हम ज्यादातर मंगाते हैं और दो गैसों को मिला के एलपीजी के मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम बनाते हैं, प्रोपेन और बुटेन। आपने ठीक कहा कि प्रोपेन की सप्लाई में उस तरह की समस्या नहीं, क्योंकि प्रोपेन हमारा इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट है रिफाइनरीज का, और बुटेन हम खरीदते हैं, और इन दोनों को मिला के हम एलपीजी बनाते हैं। लेकिन जब समस्या हो जाती है तो इनमें से किसी भी गैस को अकेले भी आप सप्लाई कर सकते हैं, और उस सप्लाई से ये परिस्थिति पैदा होती है कि आप एलपीजी का काम उससे चला सकते हैं। इन दोनों को मिला देने से उसके कुछ गुण हैं जिससे उसको डोमेस्टिक में इस्तेमाल करने के लाभ होते हैं। तो ये इसलिए हम इसको इस रूप में पाते हैं। एक्चुअली एलपीजी जो हमारे यहाँ है ये प्रोपेन और बुटेन का मिक्सचर है। घरेलू इस्तेमाल के लिए इन दोनों गैसों को मिला दिया जाता है। बुटेन हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, प्रोपेन हमारा इंडस्ट्रियल रिफाइनरीज का बाय प्रोडक्ट है, इसलिए उसकी वो रहती है। लेकिन ये दोनों अकेले भी एलपीजी कहला के बेचे जाते हैं। मतलब अगर इमरजेंसी के लिए, इसलिए प्रोपेन को जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रोका जा रहा है कि अगर हमें एलपीजी की सप्लाई करनी पड़ी, बाहर से बुटेन नहीं मिली, तो हम इसी को बेच देंगे। इसलिए ये परिस्थिति पैदा हुई और ये रहेगी अभी, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चूंकि कई रिफाइनरीज पर भी हमले हुए हैं और उन्होंने अपने को फोर्स मेजर लगा के बंद कर दिया है, और जितनी भी उनके भविष्य की सप्लाईज थी सबको उन्होंने नो कह दिया है। ऐसी रिफाइनरीज बहरीन की हैं, सऊदी अरब की हैं, यूएई की हैं, ये सब उससे प्रभावित है। और ये बिल्कुल सही बात है कि एक बार ये सब चीजें नॉर्मल भी होंगी तो इनको फिर से नॉर्मल आने में अभी समय लगेगा, और तब तक बाजार में ये कठिनाई बनी रहेगी। तो ये अभी हमें नहीं पता कि आने वाले दिन किस तरह से बीतेंगे, लेकिन ये जरूर अब हमें पता लग गया है कि सरकार की जो घोषित तैयारियां थी और जो उनकी सत्यता है, उन दोनों में बड़ा अंतर है। और ये दरअसल हमारी नीतियों के आधार पर ही हो गया है। हमने पहली बार ऐतिहासिक तौर पर अपने प्रधानमंत्री को इजराइल की संसद के सामने खड़े होके हम इजराइल के साथ हैं नारा लगाते हुए देखा, और वहां कथित एक पुरस्कार जो हारिज के अनुसार उसी हफ्ते तैयार किया गया और उसी हफ्ते इनको पहना दिया गया, वो लेके वो चले आए। और ये अकेले दुनिया के ऐसे राजनेता बन गए जो फिलिस्तीन गए थे तो फिलिस्तीन से भी पुरस्कृत होके आए थे, और फिर इजराइल चले गए तो फिलिस्तीन गए थे तो कह रहे थे हम फिलिस्तीन के साथ हैं, इजराइल गए तो उन्होंने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं। और इजराइल तो फिलिस्तीन को मान्यता ही नहीं देना चाहता, वो तो उस आबादी को उसमें जमीन नहीं देना चाहता। अभी जो नया पीस प्लान है कथित तौर पे, वो फिलिस्तीनियों को वहां से खदेड़ के दूसरे देशों में डालने का है, जिसको ट्रम्प साहब और वहां एक मार्केट बनाना चाहते हैं, और वो तो मतलब खुद ही बिल्डर हैं, तो वो उस हिसाब से सोच रहे हैं उस एरिया को। तो खैर, तो उसमें आप ठप्पा लगा के आए, तो पूरी विदेश नीति हमने एक दूसरी दिशा में कर ली है, और उसके फायदे ले रहे हैं हम। अंबानीज को कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज इजरायली आर्मी इस्तेमाल कर रही है, वो भारत में बन रहे हैं, और उसको अडानी की कंपनियां बना रही हैं। अडानी को वहां का जो एक ही मशहूर पोर्ट है हाइफा, उसका जो कंसोर्टियम है जो उसका संचालन कर रहा है, उसका हेड अडानी को बनाया गया है, वहां उसका इन्वेस्टमेंट है। तो भारत में भारत की सरकार और भारत के प्रिय उद्योगपति के आर्थिक इंटरेस्ट हमारी विदेश नीति पर भारी पड़ गए हैं, और वो विदेश नीति को पूरी तरह से उलट के वहां पहुंच गए हैं, जिसके बारे में भी इस देश को कुछ साफ साफ नहीं बताया जा रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन हमने ऐसा कर लिया है। अमेरिका के साथ हमने जो कुछ किया उसके बारे में भी हम कुछ नहीं बता रहे हैं। जो कुछ आता है अमेरिका से आता है, ये उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उनकी सरकार का, जिस पर राष्ट्रपति का ठप्पा लगा है, जो गजेट किया गया है कि भारत की हम निगरानी करेंगे इन एजेंसियों के जरिए कि वो रूसी तेल तो नहीं खरीद रहा है। और हमने पाया कि नवंबर से हमारी किसी सरकारी कंपनी ने और प्राइवेट कंपनी ने मार्च के बाद का कोई ऑर्डर रूसी कंपनियों को नहीं दिया था, सिवाय एक कंपनी के जिसमें रूस के ही 49.13 या 23% इक्विटी है, जिसमें यानी वो रूसी कंपनी है एक तरह से। तो उसको छोड़ के, जो नैयरा नाम से है, उसको छोड़ के हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं और जो प्राइवेट कंपनी रिलायंस है, इनमें से किसी ने रूस के ऑर्डर नहीं दिए थे। अभी जो सप्लाई आ रही है वो इस नवंबर के पहले से हमारी दी हुई ऑर्डर्स के आगे आ रही है, और अमेरिका को ये जानकारी हम पहले दे चुके हैं।
लेकिन अब हम उनकी परमिशन से 1 महीने 30 महीने रूसी तेल खरीद सकते हैं, लेकिन वो वाला तेल जो समुद्र में पहले से मार्केटिंग आ चुका है, यानी हम उनकी रिफाइनरीज को फिर नया ऑर्डर नहीं दे सकते, ट्रेडिंग ब्लॉक्स को दे सकते हैं, जो समुद्र में तेल है उसको खरीद सकते हैं। ये सब अब इन चीजों के जवाब आने हैं। इन जवाब के देने के जो मंच हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है। शाम को ऐसे किसी संकट काल में जैसा आजकल है, रोजाना शाम को सरकारी ब्रीफिंग होनी चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए, जिससे जनता को पता चले कि हमारी क्या परिस्थिति है, आज क्या परिस्थिति है और कल क्या परिस्थिति होगी। लेकिन सरकार गायब है। सरकार किसी चीज में किसी को कोई उत्तर देना नहीं चाहती और इस उत्तर देने का उत्तरदायित्व ही लेना नहीं चाहती, और इसीलिए वो संसद से लेके हर जगह से लापता है। और हमारे पास क्या बताया जाए, इसके अलावा उपकरण क्या है? संसद उपकरण है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या हम लोग प्रोग्राम में इस तरह से आलोचना कर ले उनकी। जी देखिए, हम रूस समुद्रों में जो जहाज खड़े हुए हैं, उनमें जो रूसी तेल लदा हुआ है, उससे हम 1 महीने के लिए रूसी तेल ले सकते हैं। ये जो उदारता के साथ में, शाहाना अंदाज में भारत को जो इजाजत प्राप्त हुई है, ये इजाजत दी थी अमेरिका के वित्त मंत्री, सूचना हम लोगों को मिली थी, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से सूचना मिली थी। उन्होंने अंग्रेजी के 2 पैराग्राफ में जो सूचना हमें दी थी, उस पैराग्राफ के शुरुआती 3 वाक्य, वो जो शुरुआती 3 वाक्य हैं, वो वाक्य बताते हैं कि दरअसल उस इजाजत का किरदार क्या था, देने वाले की हैसियत क्या थी और जिसको इजाजत दी गई उसकी हैसियत क्या थी। वो 3 वाक्य मैं आपके सामने रखता हूं। द इंडियंस हैड बीन वेरी गुड एक्टर्स। पहला वाक्य है उनका, द इंडियंस हैड बीन वेरी गुड एक्टर्स। दूसरा वाक्य है, वी हैड आस्क्ड देम टू स्टॉप बाइंग सैंक्शन्ड रशियन ऑयल दिस फॉल, दे डिड। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है, बहुत सरल। हाँ, हम जब भी आदेश देते हैं, भारत उसका तत्परता के साथ भारत उसका पालन करता है। और हमने उनसे कहा कि आप तेल मत खरीदिए रशिया के, उन्होंने किया। तो ये जो 3 वाक्य हैं, ये तो बिल्कुल सीधे-सीधे कौन आका है और कौन गुलाम है, उसकी तरफ इशारा करता है। दरअसल उन्होंने बताया कि भारतीय नेता भारतीय जनता के सामने दूसरी एक्टिंग करते हैं कि हम सार्वभौम हैं, और यही एक्टर जब अमेरिका में डिबेट में जाते हैं तो वहां वो एक्टिंग वो करते हैं जो उसमें लिखा गया है। तो ये हमारे नेताओं के बारे में और हमारी निगोशिएटिंग टीम्स के बारे में बहुत उन्होंने सही लिखा है, और फैक्ट्स इसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन कई डिबेट्स में आप भी जाते हैं, मुझे भी जाने का कभी कभी मौका मिलता है, तो हम भारतीय भाजपा के प्रवक्ताओं को इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हुए देते हैं कि हम सार्वभौम हैं, हम अपने फैसले खुद करते हैं, हम जब चाहते हैं तब जिससे चाहते हैं उससे खरीदते हैं, जिससे हमको फायदा होता है उससे खरीदते हैं। अभी एक कार्यक्रम में तो एक उनके प्रवक्ता ने मेरे सामने ये झूठ बोलने की कोशिश की कि फरवरी तक में हमने रूस से जो तेल खरीदा है, वो अब चूंकि रूस का तेल भी महंगा हो गया था, उसने डिस्काउंट खत्म कर दिया था, इसलिए हम लोग दूसरी जगहों में देख रहे थे, इसलिए हम लोगों ने दूसरी जगह से लिया। तो मैंने उनको फरवरी का बिल गूगल से निकाल के पढ़ के सुनाया कि फरवरी में भी जो तेल हमारे यहाँ आया है विभिन्न रिफाइनरीज में, उसमें ये भाव रहा है, और ये भाव अभी भी रूस का तेल $13 हमारे होर्मुज से आने वाले तेल की तुलना में सस्ता है। और ये आप झूठ बोल रहे हैं कि, और मैंने बताया कि मार्च के बाद हमारा कोई स्टैंडिंग ऑर्डर किसी कंपनी का नैयरा को छोड़कर, जो रूसी कंपनी ही है एक तरह से रिफाइनरी, वो उसमें आधा स्वामित्व भी उनका है, उसके अलावा किसी में कोई ऑर्डर नहीं है। और वो तो चूंकि वो रूसी कंपनी है, वो तो लेगी ही लेगी, तो उसका कोई उत्तर नहीं था, और गोल मटोल बातें होती हैं। तो ये हम इस बिल्कुल दौर में आ चुके हैं जिसमें हमें एक उत्तरदायित्व विहीन सरकार का सामना करना है, जो बाहर क्या करती है। अभी दूसरी खबर भी एक आई, आप ने भी देखी होगी, वो खबर ये बताती है कि हमारे प्रधानमंत्री जब विदेशों में किसी किस्म के कोई फैसले लेंगे, तो वो कैबिनेट से इसको पास कराने के लिए उत्तरदायी नहीं रहेंगे। अच्छा, उनको इससे भी रिलीज किया जा रहा है कि वो कैबिनेट जो उनके फैसलों पर सिर्फ तस्दीक करने के लिए बैठती है, वो उस फॉर्मेलिटी को भी अदा नहीं करना चाहती। मतलब ये भी खबर है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये खबर है। और एक अगर
अगर बिल्कुल एक ऐसा मंत्रिमंडल जो विशुद्ध रूप से मोदी जी के चेहरे की तरफ देखता है हर जी, निर्णय के लिए, जी, जिसकी मीटिंगें एकदम औपचारिक किस्म की होती हैं, जी, जिसके मंत्रियों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, जी, हैं? और वो लोग जानते हैं कि उसके पास कोई अधिकार भी नहीं है। वो जी, सिर्फ़ सरकारी सुविधाओं का उपभोग करते हैं और मंत्री कहलाते हैं। जी, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। जी, मोदी जी चाहते हैं कि ऐसे मंत्रिमंडल से भी उन्हें अपने फैसलों की तस्दीक न करानी पड़े। जी, ये तो स्थिति है। ये तो मतलब वो विशुद्ध ये तस्दीक तो विशुद्ध सिर्फ निरंकुशता वाली स्थिति हो गई ना। एकदम वो तस्दीक सिर्फ इसलिए है कि हालांकि उन्होंने आरटीआई कानून, आरटीआई को लागू करने वाली संस्था, इस हुँ, सब को भी एकदम तहस-नहस कर दिया है। जी, जी। जब उन्होंने कोर्ट्स तक को कंप्रोमाइज करा लिया है, तो अब किसी के लिए क्या बचा है? लेकिन वो इससे सबसे भी संतुष्ट नहीं है। हुँ, वो अभी इससे भी असंतुष्ट है। वो ऐसे उपकरणों से नागरिकों की जासूसी करा रहे हैं, हुँ, विभिन्न किस्म के ऐप्स के ज़रिए नागरिकों को सेग्रीगेट करके डाटा में बदल ले रहे हैं हुँ, और उस डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग जैसी संस्था को उन्होंने ऐसा बना दिया कि जिसपे लगभग हर उस विपक्षी राज्य के ज़रिए मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसी चुनाव आयोग तो कभी नहीं था कि जिसपे हर विपक्षी राज्य से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो। हुँ। लेकिन इन संस्थाओं को इस तरह से उन्होंने क्षरण और किया। तृणमूल कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव आयुक्त के खिलाफ इम्पीचमेंट महाअभियोग लाएँगे वो लोग, उन्होंने दाखिल कर दिया, उन्होंने दाखिल कर दाखिल दिया। कर दिया। जी, तो हम एक बड़े अजीब दौर में हैं भारत में, जो बहुत जल्दी ये लोग ले आए, 11-12 साल में ही इस दौर में ले आए कि जब हम सारी संस्थाओं को जो स्वायत्त होने का तर्क रख के भारत में थी, उनको हम उनकी स्वायत्तता का लोप देख रहे हैं और सब हर चीज़ को वेपनाइज़ कर लिया गया है। एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने, उसके पक्ष में झूठ बोलने, जनता को सूचनाओं से वंचित रखने और तरह-तरह के उपकरणों से अपने एक गैंग को हमारे संसाधनों से और हमारे रिश्तों से लाभान्वित कराते हुए सरकार को हम देख रहे हैं, जिस पर आप बात नहीं कर सकते। बात करने के हर स्रोत को बंद करने की कोशिश है। अच्छा, अब इसमें विपक्ष की भूमिका पे भी हम लोग चलते-चलते गौर कर लें। हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी दौर में पहुँच चुके हैं। जी, तो विपक्ष राहुल गांधी का एक कल का जो क्लिप है, वो मैंने भी देखा है और आपकी भी निगाह उसके ऊपर पड़ी होगी। इसमें राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री के बारे में कि वो संसद से भाग गए हैं और अब वो लौटेंगे नहीं। अच्छा, ठीक है। विपक्ष संसद में बैठा हुआ प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रहा है। वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी उस वाली पहले हिस्से में भी इंतज़ार करता रहा, प्रधानमंत्री नहीं आए और उनको ना आने के कुछ बहाने तैयार किए गए, जिसमें आरोप लगा दिया गया महिला सांसदों के ऊपर कि वो उनको चूड़ियों से घायल कर देना चाहती थी। बहुत ही हास्यास्पद किस्म की बातें की गई, लेकिन कोई चिंता नहीं, वो तो खैर वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। विपक्ष इंतज़ार कर रहा है कि प्रधानमंत्री कब आएँ, अपनी बात कहें ताकि विपक्ष उनसे बहस कर सके। प्रधानमंत्री विपक्ष को विपक्ष के ऊपर ये मेहरबानी नहीं करना चाहते कि वो जी, संसद जाएँ और उनके साथ बहस करें। प्रधानमंत्री मानते हैं कि ये बहुत ही कमतर किस्म के लोग हैं, इनसे हम कोई बहस नहीं करना चाहते। अब ऐसी स्थिति में जबकि संसद केवल नाम मात्र की हो गई है, प्रधानमंत्री की कोशिश ये थी कि विपक्ष विहीन लोकतंत्र बनाया जाए, लेकिन दरअसल हो गया है ये संसद विहीन लोकतंत्र। संसद का कोई महत्व नहीं रह गया। जब सदन का नेता ही सदन संसद से गायब रहेगा, वहाँ नहीं आएगा और उसके ना आने के बहाने बनाए जाएँगे, तब फिर और क्या होगा? ये जी, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा में बोल आएँगे जाके, लेकिन लोकसभा में नहीं बोलेंगे। ये तो अभी तक तो बजट सत्र की कहानी यही है और राहुल गांधी ने कहा है कि अभी आएँगे भी नहीं। देखिए आप नहीं आएँगे। फिर जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि 1 मिनट के अंदर इतना करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो राहुल गांधी ने उनको जवाब दिया कि आपको ये याद है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है? क्या उसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? हम यही चर्चा तो चाहते हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था इस चक्कर में खतरे में है, उसमें कितना हमें नुकसान होगा इसके बारे में सोचिए। लेकिन आप सोचिए वो जो पत्रकार है वो सब ये उसको वो लाइन थमाई गई थी और ये लाइन बड़ी लोकप्रिय है पत्रकारों में कि सदन में 1 मिनट में इतना नुकसान हो रहा है, हमारी महापंचायत है, इसमें बहस होनी चाहिए। लेकिन उस बहस को किस तरीके से किल किया जाता है, किस तरह से निष्प्रभावी किया जाता है, इसके बारे में कोई इसकी जो तिकड़म है, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है इस सरकार ने, उसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता। तो विपक्ष विहीन लोकतंत्र बनाते-बनाते, कांग्रेस मुक्त भारत बनाते-बनाते, ये लोगों ने भारत को लोकतंत्र मुक्त कर दिया है, लोकतंत्र मुक्त लोकतंत्र बना दिया है। संसद मुक्त कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास विकल्प क्या रह जाते हैं?
क्योंकि इस बजट सत्र के बाद ये चीज लगभग साबित हो जाएगी। देखिए, हम लोग पिछले कार्यक्रमों में भी आपके, मुझे याद नहीं पड़ता कि आपके साथ ही या अन्य बातचीत में, मेरा ये कहना कि संभवतः बंगाल के चुनाव के बाद या संभवतः 1-2 और चुनाव के बाद, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह है, जब इन चुनावों को लूट लिया जाएगा, तब एक दूसरी तरह की, तब उस कार्यक्रम की जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं, एक्चुअली आपके प्रश्न में वो अपेक्षा एक जायज अपेक्षा, एक चिंतक की छुपी हुई है, जिसको मैं कहूंगा कि हमारे विपक्ष ने उस गंभीरता से इसके बावजूद नहीं लिया है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से चुनाव आयोग का गठन करने का कानून बना लिया गया, और उस कानून पर इस देश को खड़ा करने का, इस देश में आंदोलन करने का, इस देश के लोगों को जताने बताने का काम हमारे विपक्ष ने नहीं किया, और फिर अब उसके भुगतान कर रहा है विभिन्न चुनाव में अपमानित होकर, वो मेरा ख्याल है 1-1.5 साल 2 साल में वो परिस्थिति आ जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल किसी किस्म की जवाबदेही नहीं होगी और दादागिरी होगी, और उस दादागिरी से एक स्टेज ये आएगी कि जो अपने छोटे और क्षुद्र मतभेदों से एक दूसरे के विरुद्ध और पता नहीं किन तिकड़मों से पता नहीं क्या प्राप्त करने की कोशिश करते विपक्षी नेताओं को हम देख रहे हैं इस अपने दौर में। उस दौर में जब स्थिति वो हो गई जो आप बता रहे हैं कि संसद है, लेकिन संसद में बहस ही नहीं है, बहस विहीन संसद का क्या मकसद है, क्या मतलब है, और जिसमें लीडर हाउस में जवाबदेह ही नहीं है, लीडर ऑफ हाउस के लिए जवाबदेह ही नहीं है, जवाब के लिए उपस्थिति नहीं है। तो इस तरह के लोकतंत्र के लिए आपको फिर से उस लोकतंत्र को जो हमने संविधान ने इस तरह ढंग से हासिल किया था, उसको बचाने की एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है, सामाजिक लड़ाई की, गांधीवादी तौर तरीकों से। लेकिन अभी पूरे विपक्ष में वो चेतना जो है, वो विपक्ष उसके बारे में अभी बहुत पीछे से सोच रहा है। अभी गलतफहमियों में कुछ मुख्यमंत्री अपने अपने घर में बैठे हुए सपने देख रहे हैं अपने चमचों के साथ कि वो चुनाव होगा तो जनता नाराज है तो ये कर देगी वो कर देगी। वो सोच ही नहीं रहे कि वो किन तरह के षड्यंत्रों के शिकार आज से बहुत पहले कर लिए गए हैं। अब तो उनका अनुपालन हो रहा है षड्यंत्रों का, और उस अनुपालन में उनको कुछ दिखाई दे जाता है, थोड़ा बहुत चीख पुकार मचा देते हैं या ट्वीट कर देते हैं, सोचते हो गया, इतनी हो गई। तो ये जो परिस्थिति है ये जल्दी ही 1-2 साल में 2-3 चुनाव के बाद अनफोल्ड हो जाएगी, और तब शायद ये विपक्ष जो पहले ही एक लड़ाई जो उसे लड़नी थी वो हार चुका होगा, तब शायद कुछ ऐसे फैसले करें जिनको उसे पता नहीं कब तक लेके आगे क्या क्या करना पड़े, तो इस देश में लोकतंत्र बचे। ये एक सवाल है। अब इसके उत्तर तो निश्चित तौर पर इन्हीं लोगों को देने हैं। ये तो उत्तर देंगे तो हम लोग उसके बारे में उसकी परीक्षा करेंगे कि वो उत्तर सही में किस लायक है, वो सचमुच में इस देश में क्या कर सकते हैं, और क्या हम लोग अपने लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे, या हमने जो खो दिया है यही धारा आगे चलती रहेगी। निश्चित रूप से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का कार्यभार हमारा इंतजार कर रहा है, विपक्ष का इंतजार कर रहा है। विपक्ष ने बहुत सी गलतियां की हैं। विपक्ष के बीच में जो अनेकता है उसी की वजह से 31 से 37% के बीच वोट लेकर पिछले 12 साल से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। कांग्रेस को जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता था तो कभी भी 40% या उससे ज्यादा ही वोट हमेशा मिलते थे। वहां तक ये लोग नहीं पहुंचे। इसके बावजूद भी इतना समय इन्होंने, और इतने कम वोट मिलते हैं इनको, और सत्ता इनको 100% नहीं बल्कि 500% प्राप्त होती है। उसका 500% ये उपभोग करते हैं। और किस तरीके से लोकतंत्र नाम मात्र के लिए रह जाए, और ये नाम मात्र के लिए निर्वाचित सरकार हो, और पूरी तरीके से लोकतंत्र को एक निरंकुशता में बदल दें, एक पार्टी एक नेता के शासन में बदल दें। इस टेक्नोलॉजी को जिस तरह से इन्होंने उस पर महारत हासिल की है, और हमारे विपक्ष ने उसको होने दिया है, एक तरह से होने दिया है। हमारी नागरिक समाज की संस्थाओं ने उसको होने दिया है, मीडिया ने उसको होने दिया है। ये भी एक हकीकत है, ये भी एक कहानी है जिसको अभी ठीक से लिखा नहीं गया है, जिसके बारे में अभी चर्चा होनी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। इस संगीन समय में हम लोग इन तमाम परिस्थितियों की तरफ अपनी निगाह टिकाए रखेंगे, और जो हमारा कर्तव्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे और समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।